बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ADP सिस्टम 3rd ईयर क्लास सराकी लेक्चर नंबर 4। असा कल पढ़िया से सराकी ज़ुबान का आगाज़ तका। इसमें हमने पढ़ा था कि सराकी ज़ुबान का आगाज़ कैसे हुआ, ये कहाँ से जो है इसका रिलेशन इस ज़ुबान का किस कौम से है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था मुख्तसर कि इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि वादी सिंध में जब सबसे पहले कुछ ग्रुप आए, कोलभेल, संताल, गोंड वगैरह, जो बाद में द्रावड़ कौम बने, और उसके बाद आर्या आए। आर्याओं ने द्रावड़ों को निकाल कर बाहर कर दिया, वादी सिंध से निकाल दिया। तो ये जो द्रावड़ों से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबान है वो सराकी कहलाती है। ये मकामी हमारे जो माहिर लिसानियात हैं वो कहते हैं, और जो मुस्तशरिक माहिर लिसानियात हैं वो कहते हैं कि ये आर्याओं की ज़बान से ताल्लुक़ रखती है। जो वादी सिंध में आर्या आए थे और यहाँ रहने लगे, वो सराकी ज़बान उनसे ताल्लुक़ रखती है, उनके गिरोह से। तो ये नज़रियात हैं। बहरहाल ये जो हमारी ज़ुबान है सराकी, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों से मुतासिर होती रही है। वो ज़बानें चाहे आर्याई थी या गैर आर्याई थी, ये दोनों से मुतासिर होती रही है। जैसे कि हमें ये पैराग्राफ हमने भी पढ़ना है कि बहरहाल सराकी माहिर लिसानियात दे नज़रियात द निचोड़ कढ़िया मिन निकाला वन्य मिन जाए, निकाला जाए, निचोड़ निकाला जाए तां ये, तो ये वाज़े थी वेंदा है, यानी वाज़े हो जाता है जो हर अहद विच सराकी ज़ुबान आर्याई अते गैर आर्याई ज़ुबाना कनू मुतासिर है। यानी ये आर्याई और गैर आर्याई ज़ुबानों से मुतासिर ज़रूर हुई है, लेकिन इनका असल थे बुनियादी ताल्लुक़, लेकिन इसका असल और बुनियादी ताल्लुक़ जो है वो उन ज़ुबान नाल, यानी उस ज़ुबान से है जेड़ी आर्यावन की आमद कनू पहले मुल्तान, उच, वादी हाकड़ा यानी चोलिस्तान, हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो विच बोली वेंदी। अब वही बात आ गई कि ये ज़ुबान आर्या और गैर आर्या यानी द्रावड़ों और आर्याओं दोनों से मुतासिर हुई है, लेकिन इसका असल जो रिलेशन है, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो बेसिक है, वो उसी कौम से है जो आर्याओं से पहले वादी सिंध में रहते थे। अब आर्याओं से पहले वादी सिंध में कौन रहता था? द्रावड़। तो मीन्स द्रावड़ों से ही इस ज़बान का, द्रावड़ कौम से ही इस ज़बान का ताल्लुक़ है। और ये कौम कहाँ कहाँ रहती थी? मुल्तान में भी आबाद थी, वादी हाकड़ा में भी, चोलिस्तान में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, ये लोग आबाद थे, द्रावड़ कौम आबाद थी। और वो जो ज़ुबान बोलते थे वो आज की मौजूदा सराकी ज़ुबान भी उसी द्रावड़ कौम से ताल्लुक़ रखती है। ये जो है हमारा नज़रिया है ज़बान की, हमारा आगाज़ जो है वो डिस्कस हो गया है। अब उसका हमारा अगला टॉपिक है कि ज़ुबान हमारी जो ये सराकी ज़ुबान है, इसको कौन कौन से नाम दिए जाते रहे थे अहद ब अहद, यानी से वक्त के साथ साथ किस अहद में कौन सा नाम दिया जाता रहा, वो आज हम पढ़ेंगे। अब इसको सिंधु बोली यानी सिंधी बोली भी कहा जाता रहा है सराकी को, ठीक है। उसके बाद इसको सराकी भी कहा जाता रहा है, हिंदी, हिंदकी, हिंदको ये भी कहा जाता रहा है, लहंदा या लहंदी ये भी सराकी ज़ुबान को बुलाया जाता रहा है। उसके अलावा जो है मुल्तानी, इसको मुल्तानी ज़ुबान भी बुलाया जाता रहा है। रियासती और बहावलपुरी ये भी इसको बुलाया जाता रहा है। जुगदाली अते जटकी, इसको जटकी या जुगदाली ज़ुबान भी बुलाया जाता रहा है। बलोचकी भी कहा जाता रहा है सराकी ज़ुबान को, और मगरबी पंजाबी भी कहा जाता रहा है ज़ुबान को। यानी मुख्तलिफ़ अहद में इसको मुख्तलिफ़ नाम दिए गए थे, लेकिन इसका प्रॉपर नेम जो है वो अब सराकी है। अब इनको मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो दिए जाते रहे, किस अहद में क्या नाम दिया जाता रहा और क्यों दिया जाता रहा, इसको हम पढ़ेंगे। जो मैंने आप लोगों को अंडरलाइन कर दी है, हाईलाइट कर दी हैं, आपने सिंपली इनको पढ़ लेना है, क्योंकि अभी जो है आपकी समझ के लिए इतना ही काफ़ी है, और एग्ज़ाम्स के हवाले से भी आपकी तैयारी के लिए इतना काफ़ी है। आपका क्वेश्चन का आंसर सिंधी बोली, सिंधु बोली, इसको क्यों सिंधु या सिंधी कहा जाता रहा? सराकी वसे मौजूदा पंजाब विच, यानी जो अब आज का मौजूदा पंजाब है, ज़म थीवण कनु पहले, यानी सराकी वसे मौजूदा पंजाब में ज़म होने से पहले कदीम ममलिकत सिंध का अहम सूबा समझा वेंदा हा। यानी ये कदीम ममलिकत में सिंध का सूबा समझा जाता रहा था इसको। ये वजह है जो सराकी अते सिंधी विच गहरे रिश्ते हैं, वो ये वजह थी कि सिंधी और सराकी में गहरे रिश्ते थे।
99% अल्फाज इनके 90% अल्फाज जो हैं सिंधी और सराइकी के आपस में मिलते हैं, और इनको कुछ माहिरीन लिसानियात जो हैं वो कहते हैं सिंधी और सराइकी आपस में सगी बहनें हैं। और अब क्या है कि सिंध दी निस्बत नाल सराइकी ज़ुबान दा कदीम ना सिंधु बोली है। अब सिंध से इसका रिलेशन था, इसकी निस्बत थी, क्योंकि ये पहले जब हमारा ये मौजूदा सराइकी वसीब है ये अभी पंजाब में मिक्स नहीं हुआ था, पहले सिंध की ही मुमलिकत का एक सूबा था। मुल्तान जो है हमारा सराइकी का कदीम अहम सराइकी इलाका जो है वो मुल्तान जो है वो सराइकी का कदीम इलाका समझा जाता था। ये पहले सिंध का सूबा था मुल्तान, और ये सराइकियों का गढ़ था। मेन बेसिक सराइकी यहाँ बोली जाती थी। तो जब ये सूबा सिंध का हिस्सा था तो तब इसे ये मुल्तान में सराइकी बोली जाती थी, तो इसे सिंधी का नाम दिया जाता था, सराइकी नहीं कहा जाता था, क्योंकि सिंध का हिस्सा था तो इसे उसी निस्बत से सिंधु बोली या सिंधी बोली कहा जाता था कि ये सिंध के लोगों की बोली है या ज़ुबान है। ठीक है, इसको सिंध की निस्बत से कि मुल्तान सिंध का सूबा था और उस वक्त ये पंजाब में शामिल नहीं हुआ था। अब तो पंजाब में शामिल हो गया है मुल्तान, ये पहले सिंध में था। सिंध में शामिल होने की वजह से इसको जो है सिंध का हिस्सा तो था, लेकिन इसमें जो ज़ुबान बोली जाती थी उसको भी फिर सिंधी से ही रिलेट करते थे, सिंधु या सिंधी बोली इसको कहा जाता था। ठीक है, क्लियर होगा, ये आपको समझ आ गया होगा कि सिंधी सराइकी को सिंधी बोली या सिंधु बोली क्यों कहा जाता था, क्योंकि मुल्तान सराइकियों का गढ़ था और सराइकी बोली वहाँ बोली जाती थी। खाली सराइकी और मुल्तान उस वक्त सिंध का सूबा था, और सिंध के सूबे की निस्बत की वजह से इसमें बोली जाने वाली ज़ुबान को बोली को भी सिंधी या सिंधु कहा जाता था। नेक्स्ट सराइकी। अब इसको सराइकी का नाम क्यों दिया जाता रहा? कदीम मुमलिकत सिंध दी जोग्राफियाई तकसीम दी वजह कनू बलाई इलाका सरो दी ज़बान को सराइकी का नाम लिया गया। अब कदीम मुमलिकत सिंध में, जब सिंध की कदीम मुमलिकत की जोग्राफी तकसीम, जब जोग्राफियाई तकसीम हुई, जब ज़मीन जोग्राफी कहते हैं हमारे इस तरह ज़मीनी लिहाज से जब इलाके अलग अलग हुए, तो बलाई इलाका जो था सिंध का, जो बलाई इलाका था उसको सरो यानी सर वाला हिस्सा, जैसे हम चारपाई पे सोते हैं हम कहते हैं एक सर वाला हिस्सा है सरांदी है, एक पैरों वाला हिस्सा होता है पैंती जिसको कहते हैं, तो सर वाले हिस्से को सरो कहते थे। तो ये कहते थे कि ये मुमलिकत सिंध में जो मुमलिकत सिंध की जो तकसीम हुई है उसका जो बलाई इलाका है उसको सरो कहते हैं, और उस इलाके में बोली जाने वाली ज़बान को सराइकी का नाम दिया जाता रहा है। यानी सिंध की तकसीम जोग्राफी तकसीम हुई, जो उसका बलाई इलाका था उस बलाई इलाके को सरो यानी सर वाला हिस्सा कहा जाता रहा, और उसमें बोली वाली ज़बान को भी सराइकी कहा जाने लगा, यानी सराइकी कहलाई जाने लगी। इस तरह 16वीं सदी ईस्वी में सराइकी वसीब दे बलोचा ने नकल मकानी करते सिंध विच आबाद थीवन शुरू किया, और इतना इन्हों को मौजूदा सिंध वालिया ने सराइकी ही आख्या। अब देखेंगे 16वीं सदी में जो सराइकी इलाके में बलोच रहते थे, ठीक है, वो नकल मकानी करके हिजरत करके सिंध में चले गए और वहाँ आबाद हो गए, और जो बलोच थे सराइकी इलाके में रहते थे वो सराइकी बोलते थे। जब वो वहाँ जाकर सिंध में आबाद हुए तो वो सराइकी बोलते थे, तो इस वजह से भी इस ज़ुबान को सराइकी कहा जाने लगा, और सिंधियों ने इसको सराइकी का नाम दे दिया। तो ये इस वजह से वहाँ सराइकी बोली, इस ज़ुबान को सराइकी लोग कहना शुरू कर दिया। थर्ड वजह थी हिंदवी हिंदकी या हिंदको। सराइकी ज़ुबान दे कदीम नामां विच हिंदी हिंदकी अते हिंदको दी इस्तिलाह भी मिलती है। इन कदीम ज़बानों में सराइकी को हिंदी कहा जाता था, हिंदवी कहा जाता था या हिंदको कहा जाता था। ठीक है, असल विच हिंदी रसूम रिवाज की वजह कनो यानी रसूम रिवाज की वजह से पूरे कदीम हिंदुस्तान की तरह सराइकी खिते की ज़ुबान को भी हिंदवी वगैरह के नाम मौसूम किया वेंदा हा। यानी कि अब पहले जो जहरी सी बात है, हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे रहते थे, इनके आपस में एक दूसरे पर असरात भी बहुत कह रहे हैं, रस्म रिवाज सकाफत रहन सहन हमारा बहुत सारा हिंदुओं के साथ मिलता जुलता है अब भी। तो हमारी जो है रस्म रिवाज की वजह से कि ये हिंदुओं से मिलते जुलते हैं, इसलिए इस बोली को भी हिंदी हिंदको या हिंदी कहा जाने लगा। सराइकी खिते की ज़ुबान को हिंदवी कहा जाने लगा, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ रहते हुए उन जैसी रसूमात रस्म व रिवाज थी और ज़ुबान पर असरात भी थे, जिसकी वजह से इसको कहते थे ये हिंदुओं की हिंदवी ज़बान है, हिंद की ज़बान है या हिंद को ज़बान है।
थर्ड वजह, चौथी वजह, ठीक है ना। अब ये है लहंदा। अब देखिए ना, यहाँ भी है कि कदीम हिंदुआं दी निस्बत नाल, यानी कदीम हिंदुआं दी निस्बत नाल इस इलाके की ज़ुबान को हिंदी या हिंद की आख्या या हिंद को आख्या जाता है। यानी अब हिंदुओं से ताल्लुक़ या निस्बत की वजह से इस तरह की ज़ुबान को हिंदी या हिंद की कहा जाने लगा। नंबर 4 है लहंदा या लहंदी। सराइकी ज़ुबान की बाज़ मुस्तशरिकीन मैंने आपको बताया है कि जो हमारे मुल्क से बाहर के मुल्क के आए हुए लोग या हमारे लिसानियात ख़ास तौर पर जो ज़ुबानों पर काम करते हैं, जैसे अंग्रेज़ वगैरह है, उसको मुस्तशरिकीन कहा गया, ठीक है। वो मुस्तशरिकीन ने लहंदा या लहंदी दी इस्तिलाह वरती है। अब देखें, जो माहिरीन लिसानियात, जो अंग्रेज़ थे माहिरीन लिसानियात, उन्होंने सराइकी के लिए क्या कहा, लहंदा का लफ्ज़ यूज़ किया। वो कहते थे ये लहंदा या लहंदी ज़ुबान है, ठीक है। ये लहंदा का मुराद, यानी लहंदा से मुराद लम्मे दी बोली है, ठीक है ना। लम्मे दी बोली मतलब कि लहंदा कहते हैं डी लाह, यानी जहाँ डी ला दिन के गरूब होने के बाद, डी कहते हैं दिन को, डी ला दिन जहाँ दिन गरूब होता है। कहाँ, यानी जहाँ सूरज गरूब होता है। कहाँ गरूब होता है, मगरिब की तरफ। इसको सराइकी में लम्मा कहते हैं, यानी मगरिब वाली साइड को कहते हैं लम्मा या लम्मे दी साइड। अब अंग्रेज़ मुस्तशरिक हमारे जो हैं माहिरीन लिसानियात, उन्होंने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि सराइकी ज़ुबान जो है वो डी लाल दी ज़ुबान है। मतलब ये हमारे इसी मगरिब साइड की ज़ुबान है, मतलब मगरिब साइड समझ लें कि मगरिब की तरफ बोले जाने वाली ज़ुबान है, तो इसलिए उसको लहंदी का नाम उन्होंने दिया, ठीक है। ये इस तरह किसने ज़्यादातर इस्तेमाल की, जॉर्ज ग्रेसन मुस्तशरिक हमारा माहिर लिसानियात है, US समर नबी है, इन्होंने कहा कि ये लहंदी या लहंदा ज़ुबान है, ठीक है। अब ये है कि हमारा जो यहाँ पर मौजूदा सराइकी खिता, यानी कि जो अब सराइकी वसेब है, यहाँ से हिजरत करके आने वाले जट बलोच ते दूजे कबीले जेड़े लहंदा बुलेंदे हैं, इन्हां को सिंध विच आम तौर पर सराइकी आख्या वेंदा। अब इसकी रीज़न ये भी है कि जो हमारे पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो बलोच हैं, जो यहाँ सराइकी इलाके से हिजरत करके सिंध में चले गए और वहाँ पर ज़ुबान जो बोलते थे और सिंध वाले कहते थे ये सराइकी हैं, सराइकी ज़ुबान बोलने वाले हैं, तो तब ज़ुबान को सराइकी कहा जाने लगा। सराइकी यानी बलोच सराइकी बोलते थे और वहाँ इनको सराइकी मशहूर किया गया। तो इस तरीके से लहंदा ज़ुबान भी इसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट है मुल्तानी। 111 हिजरी विच सिंध सियासी तौर पर दो हिस्से में तकसीम थी गया। तमीम बिन जैद का दौर था। 111 हिजरी में तमीम बिन जैद जो था वो मुल्तान पर उस पर हुक्मरान था तब वो। उसके अहद में सिंध जो है सियासी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और इसमें क्या है कि मुग़ल बादशाह अकबर दे अहद विच भी लिखी किताब आईने अकबरी विच भी सराइकी खिते की ज़बान को मुल्तानी आख्या गया। अब इसकी मैं आपको रीज़न बता दूं कि 111 हिजरी में सिंध 2 हिस्सों में तो तकसीम हो गया। कैसे हो गया कि जो मुल्तान उस वक्त इसका सूबा था सिंध का, वो ख़त्म हो गया। 111 हिजरी में मुल्तान सिंध से अलग हो गया। और मुल्तान में आपको मैंने पीछे बताया था कि सिंधु बोली कहते थे कि मुल्तान सिंध का हिस्सा था, तब इसकी बोली को सिंधु कहते थे। जब 111 हिजरी में ये सिंध जो है, मुल्तान जो है वो सिंध से अलग हो गया और मुल्तान की ज़बान को मुल्तानी कहा जाने लगा। पहले सिंध के साथ था तो इसको सिंधी या सिंधी इस बोली को कहा जाने लगा। जब मुल्तान सिंध से अलग हो गया तो इसमें बोली जाने वाली ज़बान को मुल्तानी का नाम दे दिया गया। और अब जो है मुग़ल बादशाह के अहद में भी एक किताब लिखी गई थी आईने अकबरी, क्योंकि एक बादशाह अकबर ने एक नया दीन भी ईजाद किया था और उसके अहद में मौलाना अबुल फ़ज़ल ने एक किताब लिखी थी आईने अकबरी। तो उसमें भी उसने इस ज़बान को मुल्तानी कहा, यानी उसकी किताब लिखी गई किताब भी इस बात का सबूत है कि उसने कहा कि ये मुल्तान में जो ज़बान बोली जा रही है इसको मुल्तानी का नाम उसने दिया। ये उसका सबूत है, उसने जो है बताया है हमें राइटर ने। लेकिन अब मुल्तानी ज़बान में आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि 111 हिजरी में मुल्तान अलग हो गया सिंध से और इस वजह से मुल्तान की ज़बान को मुल्तानी नाम दे दिया गया। पहले इसको सिंधु का नाम दे दिया जाता रहा था, अब इसको
मुल्तानी ज़बान का नाम दे दिया गया। रियासती या भावलपुरी मुग़ल हुक्मरानों के ज़ीवाल पसीर यानी मुग़ल हुक्मराना दे ज़ीवाल पसीर थीवण नाल यानी होने से पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल थी गई, यानी कि हर चीज़ उलट पुलट हो गई, तहस नहस हो गया, हलचल मच गई ਅਤੇ कई इलाके में बगावत की वजह कनों छोटियां छोटियां रियासतां वजूद में आईयां। यानी अब इस बगावत की वजह से कई इलाकों में छोटी छोटी रियासतें बन गई, अलग से हर किसी ने अपनी अपनी रियासत बना ली। क्योंकि पहले मुग़ल हुक्मरान हुकूमत करते थे पूरे जो हमारे बर सग़ीर पर उनकी हुकूमत थी। जब इनका ज़वाल हुआ, इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो इस जो है अफरा तफरी के दौर में छोटी छोटी रियासतें बनने लग गईं, वजूद में आ गई। तो 18वीं सदी ईस्वी की पहली चौथाई में, यानी जब 18वीं सदी ईस्वी की पहली चौथाई यानी कि पहला उसका 30-40 साल थे, उसमें बहावलपुर ने रियासत मुल्तान कनू अंज थी ते अपना नवेकला इलाका मखसूस कर मीन कर लिया। अब जो है रियासत बहावलपुर है ये मुल्तान से अलग हो गई, इसने अपनी रियासत अलग बना ली और अपना एक नवेकला मीन अलग अकेला और मखसूस इलाका बना लिया। इस रियासत की वजह कनू बहावलपुर में सराइकी ज़ुबान को रियासती ਅਤੇ बहावलपुरी के नाम नाल पुकारिया गया। अब 1700 जो है वो समथिंग 1727 में बहावलपुर रियासत की बुनियाद रखी गई। तो उसमें उस वक्त मुल्तान से ही अलग हो गया बहावलपुर और अपनी रियासत इसकी एक बन गई, अलग रियासत बन गई और इसमें बोली जाने वाली ज़बान को भी रियासती या सराइकी ज़बान कहा जाने लगा। जुगदाली ਅਤੇ जटकी बलोची ज़ुबान विच जटां को जुगदाल ਅਤੇ यकदाल आख्या वेंदे। अब बलोच जो है हमारे, उसको बलोची ज़बान में कहते हैं जुगदाल या यकदाल, या बलोचों को बुलाया जाता है। और बलोच जो है वो आपको है कि बलोचिस्तान वाले सराइकी ज़ुबान को जुगदाली या यकदाली और जटकी भी कहते हैं। यही है कि बलोच जो है वो ज़्यादा सराइकी बोलते हैं, तो बलोचों को जुगदाल या जगदाल भी कहते हैं। अब वो जो ज़ुबान बोलते हैं तो जुगदाल से जुगदाली उनको कहा जाने लगा, ठीक है। और बलोचों में जट भी थे, तो उन जटों की वजह से इसको कहा जाने लगा जटकी ज़ुबान है, यानी ये जटों के बोलने वाली है, जट बोलते हैं, जटकी इसको कहा जाने लगा। बलोचों को जुगदाल कहते थे, जिसकी वजह से कहते थे ये जुगदाली है, यानी जुगदालों की ज़ुबान है। चूँकि बलोच जो हैं वो ज़्यादा सराइकी बोलते थे, यहाँ से बलोची सिंध में चले गए, वहाँ इनको सराइकी कहा जाने लगा। और बलूचिस्तान में जब जो बलोच रहते थे उनको जुगदाल कहते थे उन बलोचों को, और उनकी ज़बान को जुगदाली कहा जाने लगा। और बलोचों में जट कौम भी थी, और जो वो लोग ये बोलते थे सराइकी, तो उसको कहते थे ये जटों की यानी ज़बान जटकी है, जट से जटकी। बलोच की आप सराइकी को बलोच की क्यों और कब कहने लगे कि यानी पाकिस्तान में सराइकी बोलने वाले कबाइल विचों बलोचों की तादाद ज़्यादा है। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सराइकी बोलने वाले लोग हैं, जो कबीले हैं या कौमें हैं, वो हैं बलोच। उनकी तादाद ज़्यादा है उन बलोचों की। ई कारण यानी इस वास्ते या इसलिए सिंध विच बाज़ लोगों ने सराइकी ज़ुबान को बलोची या बलोच की बोली का नाम भी दिता है। यानी पाकिस्तान में बलोच कौम सबसे ज़्यादा सराइकी बोलती है, जिसकी वजह से उन सराइकी को बलोच की कहा जाने लगा। यानी बलोच इसको बोलते हैं ज़्यादा सराइकी, तो बलोचकों की ज़बान है ये जी बलोच की है, बलोच इसको बोलते हैं ज़बान को, ये इसको नाम दे दिया गया। मगरबी पंजाबी बाज़ मुस्तशरिकीन ने सराइकी ज़ुबान की एक गुमराह कुन इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की है कि ये मगरबी पंजाबी। बाज़ मुस्तशरिकीन ने, अंग्रेज़ों ने कहा है कि ये मगरबी पंजाबी है। लेकिन बहरहाल 16 अप्रैल 1962 में सराइकी दानिशवरों का एक तारीखी इजलास मुल्तान में मुनक्किद किया। यानी एक दानिशवरों का तारीखी इजलास मुल्तान में मुनक्किद हुआ, थियामीन हुआ अते यानी और इन्हां सराइकी ज़ुबान की शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ किते एक तहरीक के तौर पर काम शुरू किया। यानी एक इजलास मुनक्किद हुआ और इन्होंने सराइकी ज़ुबान की अलग से एक शनाख्त के लिए और तहरीक के लिए जो है वो एक काम शुरू किया, एक तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में जिसके नतीजे में सराइकी ज़ुबान की नवेकली शनाख्त को सरकारी तौर पर तस्लीम करवाया गया। अब 1962 में 16 अप्रैल 1962 में एक कमेटी ने एक इजलास जो है वो मुनक्किद किया और इस इजलास में सरकारी तौर पर इस ज़बान को सराइकी ज़बान का नाम देकर सरकारी तौर पर इसको मंजूर करवाया। अब इसका नाम सरकारी तौर पर भी और वैसे भी सराइकी पड़ गया है। अब ये जो इसका नाम पीछे हमने सिंधो पढ़ा है, मुल्तानी पढ़ा है, जुगदाली पढ़ा है, जटकी पढ़ा है, हिंदवी पढ़ा है, मुल्तानी पढ़ा है, इसका नाम रियासती पढ़ा है, भावलपुरी पढ़ा है,
या मगरबी पंजाबी पढ़ा। ये सारे नाम इसको वक्त के साथ साथ कौम की वजह से, इलाके की वजह से सराइकी को ये नाम दिए जाते थे जो हमने पीछे पढ़े हैं। अब इसको 1962 में सिर्फ एक नाम दे दिया गया। अब उसके सारे नाम ख़त्म हो गए हैं, अब इसको सिर्फ सराइकी का नाम दे दिया गया है। अब इसको ना कोई मुल्तानी कहता है, ना रियासती कहता है, ना ही इसको जटकी, बलोचकी, जुगदाली, हिंदवी, हिंद की, रियासती, कोई भी इसको नाम नहीं बुलाया जाता। अब इसका एक प्रॉपर नेम जो सरकारी तौर पर मंजूर हो गया है वो है सराइकी। यानी अब इसको इलाकों की निस्बत से नाम बुलाने से इसका एक नाम, यानी वो सारे इलाकों में जो बोले जाते थे वो यही थी, सेम एक ही ज़ुबान सराइकी। अब इसको क्या अलग अलग नाम दिए जाते रहें या बुलाए जाते रहें, तो इसको एक ही नाम 1962 में दे दिया गया सराइकी। अब ये सारे इसके जो लहजे हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं, या इसके जो नाम हैं वो सारे अब ख़त्म। अब इसको एक सराइकी का नाम दे दिया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो होगा, आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक था कि सराइकी ज़ुबान का आगाज़ और अर्तका, वो हमने पढ़ा कि ये कैसे शुरू हुई, कौन से 2 गिरोह हैं जो सराइकी बोलते हैं और ये कौन से गिरोह से ताल्लुक़ रखती है, स्टार्ट कहाँ से हुई है। अब इसकी हमने पढ़ा कि इसके नाम कौन कौन से हैं। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि सराइकी ज़बान के मुख्तलिफ़ अहदों में कौन कौन से नाम से जो है ये याद की जाती थी या बुलाई जाती थी, इसको किस नाम से, किस अहद में किस नाम से बुलाया जाता रहा था। ठीक है, वो आपको ये इंशाल्लाह मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आपने सेम इस तरह इसको देख लेना है कि इसको किस अहद में क्या नाम दिया जाता रहा था, अब इसका नाम क्या है। इंशाल्लाह कल लेक्चर के साथ